प्रीपोजिशंस। नाम तो सुना होगा लेकिन करेक्ट यूज करना मुश्किल लगता है ना। क्या आपको टाइम, प्लेस, डायरेक्शन के लिए सही प्रीपोजिशन चूज करने में दिक्कत होती है? आज की वीडियो में मैं आपको इजी एग्जांपल्स के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रीपोजिशन समझाऊंगी ताकि आप कॉन्फिडेंटली और परफेक्टली इंग्लिश बोल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अफू। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग प्रीपोजिशंस का यूज करने वाले हैं। प्रीपोजिशंस हमने बहुत बार अपनी लाइफ में इधर उधर हर जगह हर सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल जरूर सुना है, बट हमें नहीं पता कि इनका एक्चुअल यूज होता कैसे है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 1 to 25 prepositions which are basic prepositions and are used in our daily life. Okay, so let us start with the first preposition, that is in. So in का इस्तेमाल हम कब और कहाँ कैसे करते हैं, let us understand. in किसी जगह या समय के अंदर, मतलब in का मतलब होता है अंदर। मैं किसी चीज के अंदर जब कोई चीज होती है तब हम in का इस्तेमाल करते हैं किसी जगह को दर्शाने के लिए या फिर किसी समय को दिखाने के लिए। अगर इंग्लिश में हम इसका मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है इनसाइड या विद इन, किसी जगह, समय या स्थिति के अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इन। अब ये देखते हैं कि हम इन का इस्तेमाल कब करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। इनका प्रयोग किसी स्थान, समय, वस्तु या स्थिति के अंदर को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Here, as you can see, the example is here. She is in the room. She is in the room. वो कमरे में है. She is in the room. What is this in here? In. As you can see, this in is the preposition in the sentence. In क्या है? In एक preposition है जिसका इस्तेमाल हम देख रहे हैं. in का मतलब होता है मैं. अब आप लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे in का इस्तेमाल तो कर लिया, अब हिंदी में भी बताइए कि यहाँ in का यूज कहाँ आ रहा है. So as you can see, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं. वो कमरे में है. शी इज इन द रूम. यहाँ पे मैं आया है ना, वो लड़की की बात चल रही है. यहाँ वो कमरे में है मतलब कमरे के अंदर है. तो जब भी कोई चीज किसी चीज की इनसाइड है यानी कि अंदर है, देन वी वुड यूज इन. शी इज इन द रूम. वो कमरे में है. अनदर एग्जाम्पल इज माई फादर वर्क्स इन अ बैंक. मेरे पिताजी एक बैंक में काम करते हैं. माई फादर वर्क्स इन अ बैंक. वी लिव इन इंडिया. हम भारत में रहते हैं. वी लिव इन इंडिया. हम भारत में रहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल कम इन द मॉर्निंग. ही विल कम इन द मॉर्निंग मतलब वो सुबह आएगा. ही विल कम इन द मॉर्निंग. ही इज इन द रूम मतलब वो कमरे में है. ही इज इन द रूम. नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारी आ जाती है, दैट इज ऑन. ऑन का मतलब होता है पर. ऑन का मतलब होता है पर. जब भी किसी सतह के ऊपर, किसी चीज के ऊपर हम किसी चीज को दर्शाते हैं तो वहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. ऑन का इंग्लिश मीनिंग होता है अपॉन या ओवर. किसी सतह के ऊपर या किसी चीज से जुड़े होने की स्थिति में हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. ऑन का प्रयोग किसी चीज के ऊपर होने या किसी दिन, तारीख को बताने के लिए किया जाता है. मतलब ऑन का इस्तेमाल हम किसी दिन, डे या किसी तारीख, डेट को बताने के लिए भी करते हैं. लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट. ओके, As we can see, the examples are here. किताब मेज पर है. तो यहाँ पर जो ये मेज पर आया है ना, पर, ये पर क्या है? प्रेपोजिशन है जिसके लिए हमने इंग्लिश में यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है. द बुक इज ऑन द टेबल. किताब मेज पर है. द बुक इज ऑन द टेबल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हेयर. दीवार पर एक तस्वीर है. दीवार पर एक तस्वीर है. देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल. ऑन द वॉल हमने यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ हिंदी में पर आया है. दीवार पर एक तस्वीर है. देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज टॉकिंग ऑन द फोन. वो फोन पर बात कर रहा है. ही इज टॉकिंग ऑन द फोन. अगर हमें ये बोलना है हम सोमवार को मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हम डेज को और डेट को शो करने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे सोमवार यानी कि मंडे की बात की जा रही है. तो मंडे क्या है? एक डे है, एक दिन है. तो उसके आगे भी हमने क्या लगाया है? ऑन लगाया है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी यूज ऑन बिफोर डेज एंड डेट्स. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल. हम सोमवार को मिलेंगे. वी विल मीट ऑन मंडे. अगर हमें ये बोलना है कि हम गुरुवार को मिलेंगे, हम शुक्रवार को मिलेंगे, देन ऑल्सो वी कैन जस्ट चेंज द नेम ऑफ द डे. ओके, नेक्स्ट, डोंट सिट ऑन द फ्लोर.
डोंट सिट ऑन द फ्लोर का मतलब होता है फर्श पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन द फ्लोर। ऑन की बात चल रही है, किसी चीज के ऊपर की बात चल रही है, यहाँ फर्श के ऊपर बैठने की बात चल रही है, तो हमने यहाँ पर लगाया है ऑन। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के अंदर होने की बात करते हैं। ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के ऊपर की बात करते हैं। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स सी द थर्ड प्रीपोजिशन, दैट इज एट। एट का मतलब होता है पर, मैं या के समय। ये तीनों एट की मीनिंग होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। स्थान या समय दिखाने में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। स्थान मतलब जगह दिखाने के लिए और समय मतलब टाइम दिखाने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। द मीनिंग ऑफ ऑन इज शोइंग एग्जैक्ट प्लेस। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट प्लेस। एग्जैक्ट प्लेस यानी कि करेक्ट प्लेस बताने के लिए, टाइम बताने के लिए या पॉइंट बताने के लिए हम हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखिए। एट का प्रयोग किसी विशेष स्थान मतलब कोई खास स्थान, समय या बिंदु को दर्शाने के लिए किया जाता है, मतलब बताने के लिए किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एज यू कैन सी इट्स रिटन दैट वो बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है। वो बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है। यहाँ पर ये जो पर लिया है, इस पर के लिए हमने यहाँ ऑन नहीं लगाया, हमने यहाँ लगाया है एट। वो बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है। ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, मतलब करेक्ट पोजीशन पर, करेक्ट स्थान पर वो आपका वेट कर रहा है। बस स्टॉप जगह का नाम मेंशन है, तो हम यहाँ पे ऑन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे एट लगाएंगे। ऑल राइट, ओके नेक्स्ट। ट्रेन 6 बजे पहुंची। अब यहाँ बेटा देखें आप, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बजे। एग्जैक्ट टाइम हमको बताया गया है कि ट्रेन 6 बजे पहुंची। द ट्रेन अराइव्ड एट 6 o'clock। हमने एट का इस्तेमाल यहाँ पे इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ हमारे पास ये जो टाइम बताया गया है 6 o'clock, दैट इज अ फिक्स टाइम एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न कि एग्जैक्ट टाइम जगह को शो करने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज हम उसकी मजाक पर हंसे। हम उसकी मजाक पर हंसे। वी लाफ्ड एट हिज जोक। वी लाफ्ड एट हिज जोक, हम उसकी मजाक पर हंसे। द नेक्स्ट एग्जांपल इज वो नाचने में अच्छा है। ही इज गुड एट डांसिंग, मतलब उसका एक पर्टिकुलर एरिया है, उसकी एक पर्टिकुलर स्किल है डांसिंग की, तो हमने पर्टिकुलर स्किल्स को शो करने के लिए यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया है। ही इज गुड एट डांसिंग। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं शी इज गुड एट कुकिंग, शी इज गुड एट सिंगिंग एंड ऑल। आई एम गुड एट आर्ट, आई एम गुड एट ड्रॉइंग एक्सेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मीट मी एट 5 o'clock। मुझसे 5 बजे मिलो। अब यहाँ 5 बजे ये शो किया गया है ना कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम की बात हम जहां भी करेंगे तो हम वहां पर हमेशा एट का इस्तेमाल करेंगे। मीट मी एट 5 o'clock, मीट मी एट 6 o'clock एंड ऑल। ओके, नाउ लेट अस सी द अनदर वन प्रीपोजिशन, दैट इज टू। टू का मतलब होता है को, तक, की ओर। जब हम किसी की ओर की बात कर रहे होते हैं तब वहां पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द मीनिंग ऑफ इट। शोइंग डायरेक्शंस, जब भी हम डायरेक्शंस को बताते हैं वहां पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। डेस्टिनेशंस को बताते हैं या किसी रिलेशनशिप को शो करते हैं तो वहां पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस सी हिंदी यूज एज वेल। टू का प्रयोग किसी दिशा, व्यक्ति या उद्देश्य की ओर जाने के लिए किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब मेरी डेस्टिनेशन क्या है? क्या है मेरी डेस्टिनेशन? मेरी डेस्टिनेशन है स्कूल, मुझे स्कूल तक जाना है ना? तो मेरी डेस्टिनेशन है यहाँ पर स्कूल, तो मैं इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? यहाँ मैं लगाऊंगी टू। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मेरी डेस्टिनेशन है स्कूल की मुझे स्कूल तक जाना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। आई एम गोइंग एट स्कूल नहीं बोलेंगे हम, अभी मैं जा रही हूँ। और जब हम जा रहे होते हैं कहीं किसी भी डायरेक्शन में, किसी की ओर या किसी डेस्टिनेशन की तरफ, तो वहां पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके बेटा, ओके ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। उसने मुझे किताब दी, उसने मुझे दी। जब हम किसी इंसान की तरफ भी इशारा करते हुए कोई बात करते हैं तो वहां पर भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसने मुझे किताब दी, यहाँ हमने टू मी लगाया है। क्यों लगाया है? शी गेव द बुक टू मी, मुझे किताब दी, मुझे दिया, मेरी तरफ कुछ दिया, तो वहां पे हमने लगाया टू मी, मेरी तरफ। उसने मुझे किताब दी। शी गेव द बुक टू मी, शी गेव द बुक टू मी, उसने मुझे किताब दी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। अब वो अपने दोस्त से बात कर रहा है ना, तो हम किसी इंसान के प्रति भी टू का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हम पिछले हफ्ते दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे, ओके, दिल्ली हमारी डेस्टिनेशन थी, तो हमने यहाँ पर लगाया We went to Delhi last week. हम पिछले हफ्ते दिल्ली गए थे। We went to Delhi last week. Now next, अपने शिक्षक की बात ध्यान से सुनो। हमें किसकी बात सुननी है? शिक्षक की बात सुननी है। Listen to your teacher carefully. Okay, अपने शिक्षक की बात ध्यान से सुनो। Listen to your teacher carefully. नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन आ जाती है, दैट इज फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, की ओर से, मतलब किसी की ओर से या से। जिस सेंटेंस में से या किसी की ओर से दर्शाया जाए वहां पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हियर, फ्रॉम इंडिकेटिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन है या कोई सोर्स है, उसको दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग किसी स्थान, व्यक्ति या समय की शुरुआत बताने के लिए किया जाता है। ओके जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे ये बोलना है कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, मतलब मेरी ओर से है, तो मैं आपको बोलूंगी दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माय साइड। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। लाइक मैं भारत से हूँ, ओके, मैं भारत से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। उसे अपने दोस्त से एक तोहफा मिला, उसे अपने दोस्त से एक तोहफा मिला, उसे दोस्त से तोहफा मिला। यहाँ सेंटेंस में आया से, हमने से को दर्शाने के लिए यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। शी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड, उसे अपने दोस्त से एक तोहफा मिला। शी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड। ओके बेटा, नेक्स्ट, ट्रेन लखनऊ से आती है, द ट्रेन कम्स फ्रॉम लखनऊ। ट्रेन लखनऊ से आती है, द ट्रेन कम्स फ्रॉम लखनऊ। स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं ट्रेन का, ट्रेन कहाँ से आती है? लखनऊ से आती है, से आती है, तो से के लिए हमने लगाया फ्रॉम। क्लियर? ओके गुड। नेक्स्ट, वो सुबह से रात तक काम करता है, वो सुबह से रात तक काम करता है, मतलब उसका काम सुबह से शुरू होता है। इनिशियल पॉइंट उसका स्टार्टिंग से सुबह मॉर्निंग बताया जा रहा है, और वो रात तक काम करता है उसको दर्शाया जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वो सुबह से रात तक काम करता है, वह सुबह से रात तक काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। नेक्स्ट, ये संदेश मेरे शिक्षक की ओर से है, मतलब टीचर की ओर से है संदेश। दिस मैसेज इज फ्रॉम माय टीचर, दिस मैसेज इज फ्रॉम माय टीचर। ये गिफ्ट मेरी बहन की ओर से है, दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माय सिस्टर। आर यू गेटिंग? इस तरह से हम फ्रॉम का इस्तेमाल सेंटेंसेस में कर सकते हैं। लेट अस लुक एट अनदर प्रीपोजिशन, दैट इज ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। जब भी सेंटेंस में का, की, के नजर आए वहां पे हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। शोइंग पोजीशंस, रिलेशन और पार्ट ऑफ समथिंग। हम ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं? संबंध दिखाने के लिए किया जाता है ऑफ का इस्तेमाल। ऑफ का इस्तेमाल संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। किताब का कवर लाल है, किताब का रिलेशन कवर से दिखाया जा रहा है। द कवर ऑफ द बुक इज रेड, किताब का कवर लाल है। सेंटेंस में का आया, तो इसीलिए यहाँ हमने क्या लगाया? ऑफ लगाया। द कवर ऑफ द बुक, किताब का कवर, किताब का कवर है ना, किताब का कवर। द कवर ऑफ द बुक लाल है, इज रेड। वह मेरा एक दोस्त है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। वह मेरा एक दोस्त है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। घर की छत नहीं है, द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत, द रूफ ऑफ द हाउस इज न्यू। मैंने बताया था कि का, की जो भी हो सेंटेंस में उसके लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सेंटेंस में की लिखा हुआ है, घर की छत, घर और छत का रिलेशन बताया जा रहा है। द रूफ ऑफ द हाउस नई है, इज न्यू। नाउ नेक्स्ट, भारत विविधता की भूमि है। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है विविधता। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, भारत विविधता की भूमि है। इंडिया इज द लैंड, और वी कैन से इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, गाड़ी का रंग लाल है, द कलर ऑफ द कार, द कलर ऑफ द कार, गाड़ी का रंग लाल है, इज रेड। द कलर ऑफ द कार इज रेड।
नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ जाती है हमारी फॉर। फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं के लिए। जब भी सेंटेंस में के लिए आता है वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर का। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी के लिए कुछ लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लगाते हैं के लिए फॉर। intended to be used by, given to or done in a favor of someone। फॉर का प्रयोग किसी उद्देश्य, लाभ, कारण या किसी के हित में काम बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये उपहार तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए, ठीक है, किसी के लिए जब हम कहना चाहते हैं, अब मैंने यहाँ तुम्हारे लिए बोला, ये उपहार तुम्हारे लिए है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। नेक्स्ट, वह परीक्षा की तैयारी कर रही है, मतलब वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है ना, उसका एग्जाम है इसीलिए वो प्रिपरेशन कर रही है। परीक्षा के लिए कर रही है, परीक्षा की तैयारी कर रही है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, शी इज प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली हम यूज नहीं करेंगे, सो वी वुड यूज शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वो परीक्षा की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने अपनी बहन के लिए एक ड्रेस खरीदी। मैंने अपनी बहन के लिए आ गया ना यहाँ पे, मैंने अपनी बहन के लिए एक ड्रेस खरीदी। आई बॉट अ ड्रेस फॉर माई सिस्टर। आई बॉट, मैंने खरीदी, अ ड्रेस, एक ड्रेस, फॉर माई सिस्टर, अपनी बहन के लिए। ओके, आई बॉट, मैंने खरीदी, अ ड्रेस, एक ड्रेस, फॉर माई सिस्टर, अपनी बहन के लिए। मैंने अपनी बहन के लिए एक ड्रेस खरीदी। आई बॉट अ ड्रेस फॉर माई सिस्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज फैमिली। वह अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज फैमिली। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर हेल्प। कितना आम सा सेंटेंस है, हम हर किसी से बोलते हैं थैंक यू फॉर योर हेल्प, लेकिन अभी तक नहीं पता फॉर क्यों लगाते हैं। फॉर हम लगाते हैं जब हम सेंटेंस में के लिए दर्शाते हैं। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, तुम्हें मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ तुम्हारी मदद को, तो वहां पे हम लगाएंगे फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है दैट इज बाय। बाय मतलब द्वारा, के पास, तक। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। शोइंग द डोर ऑफ एन एक्शन। डोर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डोर आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, इट इज सब्जेक्ट, कोई काम करने वाला, ठीक है। तो बाय क्या शो करता है, बाय शो करता है डोर को, जो भी कोई काम करता है सब्जेक्ट को शो करता है। ओके, मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग। बाय का प्रयोग किसी कार्य के करने वाले को शो करने के लिए, व्यक्ति, किसी माध्यम या किसी चीज के पास तक को दिखाने के लिए किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ये गाना लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। ये गाना लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। दिस सॉन्ग वॉज संग बाय लता मंगेशकर। ये काम, जो गाना गाने का जो काम था, वो किसने किया, लता मंगेशकर के द्वारा हुआ। सो बाय लता मंगेशकर। जब भी कोई काम कोई करता है, कोई एक्शन, कोई भी डोर या कोई सब्जेक्ट करता है, तो वहां उस सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट, वह बस से स्कूल जाता है। बस से स्कूल जाता है मतलब कि बस के द्वारा स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल बाय बस, ही गोज टू स्कूल बाय बस। नाउ नेक्स्ट, ये पत्र मेरे दोस्त द्वारा लिखा गया था, मतलब इस पत्र को लिखने वाला कौन था, मेरा फ्रेंड था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को बताया जा रहा है कि ये वाला पत्र मेरे दोस्त के द्वारा लिखा गया है। द लेटर वॉज रिटन बाय माई फ्रेंड। ये पत्र मेरे दोस्त द्वारा लिखा गया था, पास्ट है इसलिए वॉज लगाएंगे। द लेटर वॉज रिटन बाय माई फ्रेंड, हम यहाँ पे दिस लेटर भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें ये आ रहा है, ठीक है। दिस लेटर वॉज रिटन बाय माई फ्रेंड, ये पत्र मेरे दोस्त द्वारा लिखा गया था। मोस्टली हम बाय का इस्तेमाल पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, कृपया मेरे पास बैठो, प्लीज सिट बाय मी। मेरे पास बैठो, प्लीज सिट बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हम ये काम शाम तक खत्म कर लेंगे। हम ये काम शाम तक खत्म कर लेंगे। वी विल फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग। बाय इवनिंग, शाम तक। ओके, वी विल फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग। नेक्स्ट जो हमारी प्रेपोजिशन है दैट इज विद। विद का मतलब होता है के साथ। लेट्स सी मीनिंग ऑफ विद। टुगेदर, हैविंग, यूजिंग। विद का प्रयोग किसी के साथ होने, किसी वस्तु के प्रयोग से या किसी विशेष गुण चीज के साथ होने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी सिस्टर के साथ हूँ, आई एम विद माई सिस्टर। आई, मैं, ओके, हूँ, एम, आई एम, किसके साथ हूँ, मेरी सिस्टर के साथ, विद माई सिस्टर, आई एम विद माई सिस्टर। यहाँ आपने देखा मैंने विद का इस्तेमाल करा किसी के साथ होने के लिए।
लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। सी, वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। किसके साथ खेल रही है वो? दोस्तों के साथ, ठीक है। के साथ आ रहा है तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, हमने इंग्लिश के सेंटेंस में लगाया विद हर फ्रेंड्स। शी इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। शी इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चाकू से सेब काटो, कट द एप्पल विद द नाइफ। विद से काटो मतलब चाकू की सहायता से सेब काटो, कट द एप्पल विद द नाइफ। नाउ नेक्स्ट, वो मुझसे नाराज है। मुझसे नाराज है मतलब मेरे साथ नाराज है। ही इज एंग्री विद मी। ओके, वह मुझसे नाराज है। ही इज एंग्री विद मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया। आई वेंट टू द मार्केट विद माई मदर। किसके साथ गया मैं मार्केट? अपनी माँ के साथ, अपनी मदर के साथ। सो विद माई मदर, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया किसके साथ? विद माई मदर, अपनी माँ के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने आसानी से समस्या हल कर दी। ही सॉल्व द प्रॉब्लम विद ईज। ईज मतलब होता है आसानी, ठीक है। उसने आसानी से समस्या हल कर दी। ही सॉल्व द प्रॉब्लम विद ईज। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ओके, के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। तुम्हारे बारे में, के बारे में मतलब किसी के भी बारे में। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नया जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो समथिंग न्यू अबाउट यू। आर यू गेटिंग? हमने किस तरह से तीनों सेंटेंसेस में थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बढ़ाया और अबाउट का ही इस्तेमाल करके हमने तीनों सेंटेंसेस को बनाया। देखते हैं कि हम सेंटेंसेस में कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अबाउट का, कैसे इस्तेमाल करते हैं। अबाउट का प्रयोग किसी विषय, व्यक्ति या चीज के बारे में बात करने या सोचने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। सोच रही थी, सोचने में भी हमने अबाउट का इस्तेमाल किया, ठीक है। किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम वहां पे अबाउट का ही इस्तेमाल करेंगे। लेट अस सी द एग्जांपल्स। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू। अब यहाँ पे हमने अबाउट का इस्तेमाल क्यों कराया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्यों किया है मैंने अबाउट का इस्तेमाल? क्योंकि तुम्हारे बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसी के बारे में जब भी हम कोई बात करते हैं तो वहां पे हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। गॉट इट? जब हम वॉज लगाएंगे तो यहाँ सेंटेंस में था आएगा, ठीक है। और जब हम वॉज की जगह पे इज लगा देंगे तो सेंटेंसेस में हूं आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मुझे अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ। अब यहाँ पे हम किसके बारे में जानना चाहते हैं? स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं, अबाउट स्कूल, राइट। तो मैं किस तरह से पूछूंगी, मुझे अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट यू। ओके, मुझे अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल। मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स। गॉट इट? हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर रहे हैं, अबाउट वही रहेगा। जिसके बारे में हमें बात करनी है उससे पहले हम अबाउट का इस्तेमाल कर लेंगे बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वह अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित है, मतलब वो अपनी परीक्षाओं को लेकर परेशान है, वरी है। ओके, वरीड है। सो वी वुड से शी इज वरीड अबाउट हर एग्जाम्स। वो किसके बारे में परेशान है? अपने एग्जाम्स के बारे में। तो एग्जाम से पहले क्या आएगा? अबाउट हर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स के बारे में। बिकॉज शी इज वरीड अबाउट हर एग्जाम्स, वह अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित है। शी इज वरीड अबाउट हर एग्जाम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ओके, इसके मतलब किसी के भी, कोई पर्टिकुलर हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया, ठीक। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस हमें इसके बोला गया, इसके के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस, और वी कैन से टू मच अबाउट इट। और अगर मुझे बोलना है कि उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, एक लड़की की बात कर रही हूँ मैं, कि उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोचो, तो मैं कैसे बोलूंगी? डोंट थिंक टू मच अबाउट हर, और आई कैन से डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट गर्ल। ओके, नेक्स्ट, हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। क्लियर? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो यू कैन आस्क मी। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ओवर। ओवर मतलब के ऊपर से ज्यादा।
देखते हैं। मीनिंग ऑफ ओवर इज अबव, अक्रॉस, मोर देन। ठीक है, ओवर का प्रयोग किसी चीज के ऊपर बिना छुए, बिना किसी चीज को छुए, किसी चीज के ऊपर को दर्शाने के लिए, किसी क्षेत्र के पार या मात्रा में ज्यादा होने के लिए किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से। हवाई जहाज शहर के ऊपर उड़ रहा है, मतलब सिटी को टच तो नहीं कर रहा, बिना छुए बस हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हमने इसीलिए ओवर का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। हम चाहते तो ऑन का इस्तेमाल कर सकते थे ना, पर लेकिन नहीं, पर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है। ठीक है, लेकिन हवाई जहाज ऊपर से उड़ रहा है बिना सिटी को टच किए, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ओवर। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। हवाई जहाज शहर के ऊपर उड़ रहा है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नदी के ऊपर एक पुल है। नदी के ऊपर है, नदी को टच नहीं कर रहा। ठीक है, नदी के ऊपर एक पुल है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देयर इज अ ब्रिज ऑन द रिवर नहीं बोलेंगे हम। ऑन द रिवर का मतलब हो जाएगा कि पानी के ऊपर है। ठीक है, पानी को टच नहीं कर सकता ना ब्रिज, थोड़ा तो ऊपर होगा ना, बिल्कुल पानी में होगा तो वो बन ही नहीं पाएगा। सो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नॉट ऑन द रिवर। समझ आ गया ना ओवर और ऑन में डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उसे टीम पर नियंत्रण है, मतलब कंट्रोल है। ही हैज कंट्रोल ओवर द टीम। उसे टीम पर नियंत्रण है, मतलब कंट्रोल है। ही हैज कंट्रोल ओवर द टीम। तापमान मतलब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है। द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्रीज। द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्रीज। नाउ उसने बच्चे पर एक कंबल डाल दिया। शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे, किसी भी चीज के नीचे। अंडर का मीनिंग होता है ब्लो, बीनीथ, लोअर देन। अंडर का प्रयोग किसी चीज के नीचे होने या किसी स्थिति में होने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी चीज जब किसी चीज के नीचे है या किसी हालत में है, तो वहां पे हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। बिल्ली मेज के नीचे है। के नीचे यहाँ पे आया है, बिल्ली मेज के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पानी पुल के नीचे बहता है, मतलब जो पानी है वो पुल के नीचे बहता है। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे मतलब पुल के नीचे। ओके, द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पानी पुल के नीचे बहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज छात्र पेड़ के नीचे बैठे हैं। द स्टूडेंट्स सी, मैंने जो सेंटेंस बोला, मैंने बोला छात्र पेड़ के नीचे बैठे हैं। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। हम इस तरह से बोलेंगे, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो दिया गया है छात्र पेड़ के नीचे बैठे। बैठे मतलब पास्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे द स्टूडेंट्स सैट अंडर द ट्री। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह अपने मैनेजर के अधीन काम करता है। अधीन मतलब अंदर काम करता है, अंडर काम करता है। ही वर्क्स अंडर हिज मैनेजर। ओके, वह अपने मैनेजर के अधीन काम करता है। ही वर्क्स अंडर हिज मैनेजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बच्चा कंबल के नीचे सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट। द बेबी इज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हमारी आती हैं, दैट इज इनटू। इनटू का मतलब होता है मैं के अंदर। मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जब भी कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आती है तो वहां पे हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई चीज बाहर से अंदर आती है तो वहां हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। इनटू का प्रयोग किसी चीज के अंदर जाने या बदलने की क्रिया को दिखाने के लिए किया जाता है। लेट अस सी द एग्जांपल्स। वह कमरे के अंदर गई, मतलब वो बाहर से ही गई ना, कमरे के अंदर गई। शी वेंट इनटू द रूम। वह कमरे के अंदर गई, शी वेंट इनटू द रूम। नेक्स्ट, बिल्ली डिब्बे के अंदर कूदी। बाहर से ही अंदर कूदी ना। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। ही डाइव्ड। डाइव्ड मतलब छलांग लगाई। ही डाइव्ड इनटू द पूल। उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दूध दही में बदल गया। दूध दही में बदल गया, मैंने जैसे कि बताया था जब स्टेट चेंज होती है ना, तब भी हम इनटू का ही इस्तेमाल करते हैं। दूध दही में बदल गया। ठीक है, द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। द मिल्क टर्न मतलब दूध बदल गया। किस में बदल गया? इनटू कर्ड, दही में। वे इमारत के अंदर चले गए। दे वॉक्ड इनटू द बिल्डिंग। वे इमारत के अंदर चले गए। दे वॉक्ड इनटू द बिल्डिंग।
नेक्स्ट हमारी जो प्रीपोजिशन है दैट इज आउट ऑफ। आउट ऑफ जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, से बाहर, बाहर की ओर को दर्शाने के लिए हम आउट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं इसका मीनिंग। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या फ्रॉम अ ग्रुप और सोर्स। यूज आउट ऑफ का प्रयोग किसी चीज के भीतर से बाहर निकलने या किसी स्रोत से होने के लिए किया जाता है। मतलब जब भी कोई चीज किसी चीज मतलब जब भी कोई चीज अंदर से बाहर की ओर आती है दैट टाइम वी यूज आउट ऑफ। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 इज ही वेंट आउट ऑफ द रूम। आउट ऑफ द रूम मतलब खुद अंदाजा लगाइए। आउट ऑफ द रूम मतलब कमरे से बाहर। ओके, ही वेंट वह गया कमरे से बाहर, आउट ऑफ द रूम वह कमरे से बाहर गया, ही वेंट आउट ऑफ द रूम। जब भी कोई चीज अंदर से बाहर जाती है तो वहां पर हम आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज किताबें बैग से बाहर निकालो। टेक द बुक्स आउट ऑफ द बैग। टेक द बुक्स आउट ऑफ द बैग मतलब किताबें बैग से बाहर निकालो। वह पूल से बाहर कूदी। शी जम्प्ड आउट ऑफ द पूल। शी जम्प्ड आउट ऑफ द पूल वह पूल से बाहर कूदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सभी छात्रों में वो सबसे अच्छा है। आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों में, आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ही इज द बेस्ट, वह सबसे अच्छा है। सभी छात्रों में वो सबसे अच्छा है। आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ही इज द बेस्ट, और वी कैन ऑल्सो से ही इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये विचार एक चर्चा से आया मतलब डिस्कशन। चर्चा मतलब डिस्कशन। ओके, द आइडिया केम आउट ऑफ अ डिस्कशन। ये विचार, द आइडिया हम दिस आइडिया भी बोल सकते हैं। दिस आइडिया केम आउट ऑफ अ डिस्कशन, एक चर्चा से आया। वह घर से बाहर गया, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। वह घर से बाहर गया, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। मैं घर से बाहर गई, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे इस मामले से बाहर रखो। कीप मी आउट ऑफ दिस मैटर। बहुत बार बोलता है ना कि मुझे इस मामले में मत घसीटो, मुझे इससे बाहर रखो। इससे बाहर रखो मतलब आउट ऑफ दिस। ओके, कीप मी आउट ऑफ दिस मैटर, मुझे इस मामले से बाहर रखो। कीप मी आउट ऑफ दिस मैटर। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच। जब भी हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो दो चीजों के बीच है तो वहां पे हम लगाएंगे बिटवीन। बिटवीन का मीनिंग होता है इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के बीच। अमंग टू आइटम्स मतलब दो चीजों के बीच, दरमियान। बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं या लोगों के बीच की स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है। लेट अस सी द एग्जांपल्स। गेंद बक्सों के बीच है मतलब दो बॉक्स हैं, ठीक है, जिनके बीच में, दो बॉक्सेस के बीच में एक बॉल है। बॉल की हम बात कर रहे हैं ना, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉल। बॉल दो बॉक्सेस के बीच में है, दो बॉक्सेस के बीच में। ओके, तो हम इसी को दिखाने के लिए यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। गेंद बक्सों के बीच है, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। नेक्स्ट, वह अपने माता पिता के बीच बैठी। माता पिता दो लोग हैं, दो लोग के बीच वह बैठी, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे शी सैट बिटवीन हर पेरेंट्स। शी सैट बिटवीन हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के बीच बैठी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दुकान बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच है। मतलब जो दुकान है वो बैंक के बीच में और पोस्ट ऑफिस दोनों के दरमियान में है, बीच में है। द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चाय और कॉफी में से चुनो। मीन्स यू हैव टू चूज बिटवीन द टी एंड द कॉफी। चाय और कॉफी दो चीजें हैं, दो चीजों में से चुनना है। चूज बिटवीन टी एंड कॉफी। क्लियर? गेंद बक्सों के बीच है, द सेम एग्जाम्पल, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। नाउ द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच, सेम एज बिटवीन। लेकिन बिटवीन और अमंग में फर्क क्या है? दोनों का मतलब ही है जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो किसी भी चीज के बीच में है, जब हम दो लोगों के या दो चीजों के बीच में किसी चीज की या किसी इंसान की बात करते हैं वहां पर तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां हम तीन या तीन से ज्यादा लोगों की बात करते हैं और उनके बीच में हम किसी को सिलेक्ट करते हैं, किसी के और की बात करते हैं, तो वहां पे हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? देखते हैं। अमंग का मीनिंग होता है के बीच, समूह में, तीन या अधिक के बीच। मीनिंग इन द मिडल ऑफ, सराउंडेड बाय थ्री और मोर थिंग्स और पीपल। यूज अमंग का प्रयोग तीन या अधिक चीजों या लोगों के बीच स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है वह अपने दोस्तों के बीच बैठी। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी मतलब दोस्तों, यहाँ पे कोई निश्चित हमें काउंटिंग नहीं दी गई कि दो दोस्तों के बीच, तीन दोस्तों के बीच। यहाँ दोस्तों की बात चल रही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, राइट?
वह अपने दोस्तों के बीच बैठी, और जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो वहां पे हम among का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे she sat among her friends. She sat among her friends. Okay. Next example is distribute the candies among the children. Distribute the candies among the children. बच्चों में मिठाइयाँ बांट दो. Distribute the candies among the children. नेक्स्ट, वे छात्रों में लोकप्रिय है, मतलब फेमस है, पॉपुलर है, वे छात्रों में लोकप्रिय है। अब यहाँ ये जो छात्रों लिखा गया है, यहाँ पे एक हमें काउंटिंग नहीं दी गई स्टूडेंट्स की, जस्ट हमें स्टूडेंट्स बोला गया है। सो वी वुड यूज अमंग बिफोर द स्टूडेंट्स। ही इज पॉपुलर, वे लोकप्रिय है, ही इज पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच, मतलब छात्रों के बीच, वे लोकप्रिय है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टीम के सदस्यों के बीच भ्रम था। भ्रम मतलब यहाँ कंफ्यूजन को बोला गया है। देयर वॉज कंफ्यूजन अमंग द टीम मेंबर्स। देयर वॉज कंफ्यूजन, टीम के सदस्यों के बीच भ्रम था। देयर वॉज कंफ्यूजन अमंग द टीम मेंबर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सभी विकल्पों में से सबसे अच्छा है। सभी विकल्पों में ये सबसे अच्छा है। सभी विकल्पों यानी कि ऑप्शंस में ये सबसे अच्छा है। सभी ऑप्शंस में ये सबसे अच्छा है। ठीक है। अमंग ऑल द ऑप्शंस, अमंग ऑल द ऑप्शंस मतलब सभी विकल्पों में, सभी विकल्पों में अमंग ऑल द ऑप्शंस दिस इज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा है। बिहाइंड, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जब भी हम किसी के पीछे की कोई बात कर रहे होते हैं, दैट टाइम वी यूज बिहाइंड प्रीपोजिशन, मीनिंग एट द बैक ऑफ समथिंग, इन द रियर ऑफ समथिंग। बिहाइंड का प्रयोग किसी चीज के पीछे स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लड़का दीवार के पीछे है, मतलब हम लड़की की बात कर रहे हैं जो कि दीवार के पीछे है। द बॉय इज बिहाइंड द वॉल। बिहाइंड का इस्तेमाल क्यों किया गया है यहाँ पे? क्योंकि दीवार के पीछे, पीछे की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे हम बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। ओके। द बॉय इज बिहाइंड द वॉल। वह पर्दे के पीछे छुप गई। शी हाइड बिहाइंड द कर्टेन। वह पर्दे के पीछे छुप गई। शी हाइड बिहाइंड द कर्टेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्कूल बाजार के पीछे है। द स्कूल इज बिहाइंड द मार्केट। द स्कूल इज बिहाइंड द मार्केट। स्कूल बाजार के पीछे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेरे पीछे मत खड़े हो। डोंट स्टैंड बिहाइंड मी। डोंट स्टैंड बिहाइंड मी, मेरे पीछे मत खड़े हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कार घर के पीछे पार्क की गई है। द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। कार घर के पीछे पार्क की गई है। लड़का दीवार के पीछे है। द बॉय इज बिहाइंड द वॉल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारी आ जाती है बिफोर। बिफोर का मतलब तो सब जानते हैं, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन। बिफोर का मतलब होता है से पहले, किसी भी चीज से पहले, मतलब अर्लियर देन, इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का प्रयोग किसी समय, घटना या स्थिति से पहले होने को दिखाने के लिए किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। खाने से पहले अपने हाथ धो। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। बिफोर ईटिंग मतलब खाने से पहले, किसी भी चीज से पहले जब हमें कुछ करना होता है वहां पे हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो। बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। वह मुझसे पहले आई। वह मुझसे पहले आई, मुझसे पहले। ओके। बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर मी, वे आई। शी केम। शी केम बिफोर मी, वह मुझसे पहले आई। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करो। फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करो। फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। वह राजा के सामने झुका। ही बोड बिफोर द किंग। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। कितनी बार हमने सुने हैं ये सेंटेंसेस कि बोलने से पहले सोचो। जब भी हमें कोई कुछ बोल देता है सडन, तो हम फौरन से बोल देते हैं कि बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। लंच से पहले काम खत्म करो। फिनिश द वर्क बिफोर द लंच। फिनिश द वर्क बिफोर लंच और बिफोर द लंच वी कैन से। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारी आ जाती है दैट इज आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। बिफोर का मतलब होता है के पहले, और आफ्टर का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, के बाद। मीनिंग लेटर देन। आफ्टर का प्रयोग किसी समय, घटना या स्थिति के बाद होने को दिखाने के लिए किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स। हम पार्टी के बाद घर गए। पार्टी के बाद। ओके। हम पार्टी के बाद घर गए। वी वेंट होम आफ्टर द पार्टी। वी वेंट होम आफ्टर द पार्टी। तुम मुझे शाम 6 बजे के बाद कॉल कर सकते हो। 6 बजे के बाद। ओके। यू कैन कॉल मी आफ्टर 6 PM। तुम मुझे शाम के 6 बजे के बाद कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल मी आफ्टर 6 PM। नेक्स्ट, उसने लंच के बाद आराम किया। शी टुक रेस्ट आफ्टर लंच।
शी टुक रेस्ट आफ्टर लंच, उसने लंच के बाद आराम किया। शी टुक रेस्ट आफ्टर लंच। नेक्स्ट, वह अपने भाई के बाद आया। ही केम आफ्टर हिज ब्रदर, वह अपने भाई के बाद आया। ही केम आफ्टर हिज ब्रदर। देन नेक्स्ट, खाने के बाद अपने हाथ धोना मत भूलो। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद अपने हाथ धोना मत भूलो। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स आफ्टर ईटिंग। हम रात के खाने के बाद जाएंगे। वी विल गो आफ्टर डिनर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज थ्रो। थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से, के बीच से, मतलब किसी भी चीज के जरिए से। मूविंग इन वन साइड एंड आउट ऑफ द अदर साइड बाय मीन्स ऑफ। थ्रो का प्रयोग किसी चीज के अंदर से गुजरने, माध्यम से कुछ करने या किसी प्रक्रिया में किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। ट्रेन सुरंग के बीच से गुजरी, मतलब सुरंग के बीच में से गुजरी। द ट्रेन पास थ्रू द टनल। द ट्रेन पास थ्रू द टनल मतलब ट्रेन सुरंग के बीच से गुजरी। It would be much better that if you keep on practicing the sentences right now in this video with me. Keep on practicing, keep on repeating the sentences. The sentences which I am speaking in front of all of you, you should repeat and revise the sentences. अगर आप एक दो बार भी sentences को revise कर लेंगे ना, then it would be beneficial for you. और आपको वो sentences long term के लिए याद हो जाएंगे and you would be able to store the sentences in your mind. Okay? Next. उसने कड़ी मेहनत के माध्यम से, मतलब बहुत मेहनत करके समस्या हल की। ही सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू हार्ड वर्क। थ्रू हार्ड वर्क मतलब मेहनत करके उसने समस्या हल की। ही सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू हार्ड वर्क। हम जंगल के बीच से चले। वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, हम जंगल के बीच से चले। मुझे ये खबर अपने दोस्तों के माध्यम से मिली, मतलब मुझे जो ये न्यूज है ये मेरे दोस्तों से मिली, दोस्तों के जरिए मिली। जब भी किसी के जरिए हमें कुछ मिले तो वहां पे हम थ्रो का इस्तेमाल करेंगे। ओके? आई हर्ड द न्यूज थ्रू माई फ्रेंड्स। आई हर्ड द न्यूज थ्रू माई फ्रेंड्स, मुझे ये खबर अपने दोस्तों के माध्यम से मिली। नेक्स्ट, रोशनी कांच के माध्यम से गुजरती है। रोशनी लाइट गुजरती है, पासिस कांच के माध्यम से, थ्रू द ग्लास। द लाइट पासिस थ्रू द ग्लास, रोशनी कांच के माध्यम से गुजरती है। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जब भी किसी चीज के दौरान, किसी समय के दौरान की बात की जाती है, वहां पे हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ, किसी चीज का पीरियड चल रहा होता है उसकी बात अगर हमें करनी है तो वहां पे हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल समथिंग हैपेंस, जब भी कोई काम किसी समय में होता है। ड्यूरिंग का प्रयोग किसी समय या घटना के दौरान होने वाली चीज या गतिविधि को दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं उसे मीटिंग के दौरान मिला, मतलब जब मीटिंग चल रही थी तब मैं उससे मिला। आई मैट हर ड्यूरिंग द मीटिंग। आई मैट हर ड्यूरिंग द मीटिंग, मैं उसे मीटिंग के दौरान मिला। नेक्स्ट, क्लास के दौरान बात मत करो, मतलब जब क्लास चल रही है तो उस टाइम यू शुड नॉट टॉक। ओके? बात मत करो। डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। क्लास के दौरान बात मत करो। डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। ये फिल्म के दौरान सो गई, सॉरी, वो फिल्म के दौरान सो गई। She fell asleep during the movie. She fell asleep during the movie. वह फिल्म के दौरान सो गई। रात के दौरान बारिश हुई, मतलब जब रात हो रही थी रात में बारिश हुई। It rained during the night. It rained during the night. कई पक्षी सर्दियों के दौरान प्रवास करते हैं। प्रवास करते हैं यानी कि माइग्रेट करते हैं। Many birds migrate during winter. कई पक्षी many birds migrate during the winter. कई पक्षी सर्दियों के दौरान प्रवास करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर और से ऊपर। हायर देन समथिंग और ओवर। जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो वहां पर हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। अबव का प्रयोग किसी चीज के ऊंचे स्थान या मात्रा में किसी सीमा से ऊपर होने को दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, तस्वीर सोफा के ऊपर है, मतलब जो पिक्चर है वो सोफे के ऊपर है। सोफे के ऊपर है, द पिक्चर इज अबव द सोफा। तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, द टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्रीज। सूरज पहाड़ों के ऊपर है, द सन इज अबव द माउंटेन्स। उसका प्रदर्शन औसत के ऊपर है, औसत से ऊपर है। उसका प्रदर्शन औसत से ऊपर है, हिज परफॉर्मेंस इज अबव एवरेज। हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर उड़ रहा है, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अबव द सिटी। बिलो का मतलब होता है नीचे से कम, जब भी किसी चीज से कम और बिलो
नीचे की बात होती है किसी चीज के नीचे, तो वहां पे हम below का इस्तेमाल करते हैं, मीनिंग लोअर देन अंडर। below का प्रयोग किसी चीज के नीचे या मात्रा में किसी सीमा से कम होने को दिखाने के लिए किया जाता है। Let us understand with the help of the examples. किताबें मेज के नीचे हैं। The books are below the table. The books are below the table. किताबें मेज के नीचे हैं। The books are below the table. तापमान 0 से नीचे है, मतलब 0 डिग्री से नीचे है। The temperature is below 0. उसने औसत से कम अंक प्राप्त किए। उसने औसत मतलब जो एवरेज मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स, एवरेज मार्क्स से उसने औसत मार्क्स से कम अंक प्राप्त किए। ही स्कोर्ड बिलो एवरेज मार्क्स। बेसमेंट जमीन के तल के नीचे है। द बेसमेंट इज बिलो द ग्राउंड फ्लोर। जमीन के तल यानी कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे है। बेसमेंट कैद खाना। द बेसमेंट इज बिलो द ग्राउंड फ्लोर। कुर्सी के नीचे देखो, लुक बिलो द चेयर। घाटी पहाड़ के नीचे है। द वैली इज बिलो द हिल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ जाती है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है कि चारों ओर या लगभग। लगभग की बात करनी हो तब भी अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। चारों ओर किसी चीज को दर्शाना है तब भी हम अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं मीनिंग। सराउंडिंग अप्रोक्सीमेटली इन द एरिया ऑफ। अराउंड का प्रयोग किसी वस्तु की चारों ओर, किसी स्थान के आसपास या लगभग किसी संख्या समय को दिखाने के लिए किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड एग्जाम्पल। बच्चे मेज की चारों ओर बैठे हैं। अब चारों ओर यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। द चिल्ड्रेन आर सिटिंग अराउंड द टेबल। बच्चे मेज के चारों ओर बैठे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, घर के चारों ओर कई पेड़ हैं। देयर आर मैनी ट्रीज अराउंड द हाउस। देयर आर मैनी ट्रीज अराउंड द हाउस। नेक्स्ट, वह पार्क के चारों ओर चला। ही वॉक्ड अराउंड द पार्क। ही वॉक्ड अराउंड द पार्क। कीमत लगभग 500 रुपए है। अब यहाँ लगभग आ गया है, ठीक है। द कॉस्ट इज अराउंड 500 रुपीज। हम मोड़ के आसपास रहते हैं। वी लिव अराउंड द कॉर्नर। वे आग के चारों ओर बैठे। दिस सैट अराउंड द फायर। नेक्स्ट और आज के सेशन की जो हमारी लास्ट प्रीपोजिशन है दैट इज नियर। नियर का मतलब होता है के नजदीक, पास, ठीक है, के पास। नियर का मतलब होता है के पास या नजदीक। क्लोज टू, जब भी कोई चीज किसी के पास है। नियर बाई, नजदीक है, तो वहां पे हम लगाते हैं नियर। नियर का प्रयोग किसी स्थान या वस्तु के नजदीक होने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल मेरे घर के पास है। द स्कूल इज नियर माई हाउस। द स्कूल इज नियर माई हाउस। स्कूल मेरे घर के पास है। बाजार के पास एक बैंक है। देयर इज अ बैंक नियर द मार्केट। मेरे पास बैठो, सिट नियर मी। नदी के पास एक पार्क है। देयर इज अ पार्क नियर द रिवर। वह रेलवे स्टेशन के पास रहता है। ही लिव्स नियर द रेलवे स्टेशन। मेरा घर स्कूल के पास है। माई हाउस इज नियर द स्कूल। माई हाउस इज नियर द स्कूल। सो आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल द प्रीपोजिशन। सारी प्रीपोजिशंस को आपको अपने माइंड में बिल्कुल स्टोर कर लेना है। बार बार वीडियो को देखिए, समझिए कौन सी प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक, यू कैन लर्न इट नाइसली। अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ you are new to my channel. We will meet in the next session. Till the time, bye everyone. Take care of yourselves.